नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब? आशा करता हूँ आप सब अच्छे से होंगे। हमेशा ज़िंदगी में अच्छे काम करने चाहिए और अच्छे रास्ते पर चलना चाहिए। आइए जल्दी से शुरू करते हैं कहानी। पीडब्ल्यूडी में कार्यरत एग्जीक्यूटिव इंजीनियर के पद पर तैनात कार्तिक उपाध्याय, इनका जब तबादला हुआ तो उन्हें नए शहर में जाकर ड्यूटी ज्वाइन करनी पड़ी। अब नई जगह पहुंचता है और गवर्नमेंट द्वारा अलॉट किए गए अपने क्वार्टर में जब वो जाता है तो वहां पर उसको एक सहायक मिलता है, शामू। शामू उसकी आवभगत करता है, उसका सामान कमरे में रखता है और उसके बाद शामू की पत्नी भी मदद करने के लिए जब वहां पर पहुंचती है तो शामू की पत्नी को देखकर कार्तिक की आंखें फटी की फटी रह जाती हैं। उसके मुंह से तो जैसे लार टपकने लगती है। उसे देखते ही उसका दीवाना हो जाता है और खा जाने वाली नजरों से उसे देख रहा होता है। शामू इस बात को भांप जाता है और अपनी पत्नी को वहां से रवाना कर देता है। उसके बाद शामू उससे कहता है कि साहब, किसी भी चीज की जरूरत हो तो मुझे याद कीजिएगा, मेरे पास हर चीज का बंदोबस्त है। आप जो कहेंगे सब कुछ हाजिर हो जाएगा। कार्तिक उससे पूछता है कि क्या क्या इंतजाम कर सकते हो? तो वो कहता है शराब भी और शबाब भी। तो ये बात सुनकर कार्तिक के कान खड़े हो जाते हैं। पूछता है क्या शबाब भी? वो कहता है जी साहब, आपसे पहले जो साहब यहाँ रहते थे उनकी मैं हर प्रकार की सेवा किया करता था। आप तो बस आदेश कीजिए, आपके आदेश का पालन होगा। कार्तिक शामू से कहता है तो ठीक है, आज रात का इंतजाम करो, शराब का भी और शबाब का भी। नमस्कार दोस्तों, मैं आपका भाई, आपका दोस्त हाजिर हूं फिर से एक और जबरदस्त कहानी लेकर। अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज अभी सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकॉन जरूर प्रेस कीजिए। दोस्तों, वीडियो को लाइक करके जाइएगा और कमेंट में जरूर बताइएगा कहानी कहां से देख रहे हैं, कहां से सुन रहे थे। आइए चलते हैं कहानी पर। कार्तिक जब नए शहर में आकर अपने क्वार्टर पर पहुंचा और शामू और उसकी पत्नी उसका सामान जब कमरे के अंदर रखवाने के बाद जब शामू और उसकी पत्नी वहां से चले गए तो कार्तिक से पहले जो वहां पर एग्जीक्यूटिव इंजीनियर तैनात थे, जिनका नाम नितिन कुमार था, वो वहां पर आते हैं और आने के बाद वो कुछ बातें कार्तिक को समझाने की कोशिश करते हैं कि कार्तिक, यहां जरा संभल कर रहना। और तुम्हें एक खास बात मैं तुम्हें बता दूं, शामू की जो पत्नी है उससे जरा दूर ही रहना, क्योंकि ये थोड़ा अलग किस्म की औरत है। मैंने भी उसके रूप सौंदर्य के जाल में आकर कुछ करने की कोशिश की थी। मैं भी उसके हुस्न का और उसका गदराया हुआ बदन देखकर मैं पागल सा हो गया था और मैंने कुछ ट्राई करने की कोशिश की थी, लेकिन मेरी तो जान पर बनाई थी। बड़ी मुश्किल से माफी मांगकर मैंने अपनी जान बचाई है। तो बस जरा सावधान रहना, उससे दूर रहना। इतनी हिदायत यानी कि सलाह दे करके नितिन साहब होते हैं, वो तो वहां से चले जाते हैं। अब कार्तिक नितिन की बातों पर गौर करता है और सोचने लगता है, लेकिन उसने तो जब से शामू की पत्नी को देखा था, उसकी वाइफ को देखा था, वो तो उसका बस दीवाना सा हो गया था। उसके दिमाग से, उसकी आंखों के सामने से उसकी छवि जा ही नहीं रही थी। वो तो बस अब किसी भी कीमत पर उसे पा लेना चाहता था और अब वो उसी फिराक में लग चुका था। अब जैसा कि उसने शामू को आदेश किया था कि आज शाम का तुम शराब का भी और शबाब का भी इंतजाम करो, तो शामू रात के 9 बजे इनके कमरे में पहुंचता है और कमरे में पहुंचने के बाद वो साथ में शराब की बोतल लेकर आया हुआ था और खाना लेकर के आता है और अपने साहब कार्तिक को खाना और शराब देता है और कहता है साहब, 1 घंटे के बाद लड़की आपके सामने हाजिर हो जाएगी। अब कार्तिक शराब पीता है, पैग पर पैग लगाता है। 2-4 पैग लगाने के बाद वो डिनर भी कर लेता है और बस बार बार घड़ी की तरफ देख रहा होता है, क्योंकि आने वाली तो कोई और लड़की थी, लेकिन उसके दिमाग में तो सिर्फ और सिर्फ शामू की पत्नी का ही चेहरा घूम रहा था। और जैसे ही 10 बजते हैं, 10 बजते ही दरवाजे पर नॉक होता है और दरवाजे पर नॉक होने के बाद जब जाकर के कार्तिक दरवाजा खोलता है तो सामने शामू खड़ा होता है और उसके साथ में 20-22 साल की एक लड़की खड़ी होती है, जिसके चेहरे पर स्कार्फ बांधा हुआ था।
और जब शामू कहता है सर ये आ गई है, अब मैं चलता हूँ, अब ये सारी रात आपकी सेवा करेगी, जैसे चाहें आप सर्विस इससे ले सकते हैं, कोई दिक्कत की बात नहीं है। इतना कह करके शामू वहां से चला जाता है। अब साहब के क्वार्टर के बगल में ही एक सर्वेंट क्वार्टर था जहां पर शामू अपनी पत्नी के साथ रहा करता था। अब वो लड़की जब अंदर आती है, अंदर आने के बाद वो लड़की अपना जब स्कार्फ उतारती है तो लड़की देखने में बेहद खूबसूरत थी। 20 से 22 साल की वो लड़की होती है। जब तक लड़की आती है, कार्तिक का तो डिनर हो चुका था और अब दोनों साथ रात इकट्ठी बिताते और रात गुजर जाती है। अब रात गुजर गई, लेकिन रात को क्या हुआ ये तो आपको मैंने बताया ही नहीं। आपके दिमाग में यही चल रहा होगा, आपको सब कुछ पता लगेगा, बस इत्मीनान से सुनिए। अब रात गुजर जाती है। सुबह होने के बाद कार्तिक अपने पर्स से निकाल के 5,000 उस लड़की को दे देता है। वो लड़की इतने पैसे देखकर हैरान हो गई, इतने पैसे तो उसे आज तक कभी मिले ही नहीं थे। पैसे लेकर वो निकलती है और बाहर जाने की बजाय वो सीधी शामू के क्वार्टर पर जाती है और शामू से मिलकर वो शामू से कहती है, शामू ये तुम्हारे जो साहब हैं ये पागल हैं क्या? शामू को बड़ा आश्चर्य होता है। शामू पूछता है क्यों, ऐसी क्या बात होगी, तुम ऐसा क्यों कह रही हो? वो शामू से कहती है कि अरे यार शामू, तेरे साहब ने मुझे बुलाया था और तुझे तो पता है मुझे कोई किस काम के लिए बुलाता है, ये तो तुझे अच्छे तरीके से पता है। वो कहता है कि हाँ पता है। वो कहती है तेरा साहब पता नहीं नामर्द है या क्या है, मैं सारी रात उसके बगल में ऐसे ही पड़ी रही, ऐसे ही सोई रही, मगर तू यकीन नहीं करेगा, तेरे साहब ने तो मुझे हाथ तक नहीं लगाया, मुझे टच तक नहीं किया। शामू को बड़ा आश्चर्य होता है, पूछता है कि फिर क्या हुआ? बोलती है फिर क्या, सुबह उठी तो मेरे हाथ में ये 5,000 रख दिए। शामू को बड़ा आश्चर्य होता है, यार बिना कुछ किए साहब ने 5,000 रुपए लड़की को दे दिए। उसे कुछ समझ नहीं आ रहा था कि ये चक्कर क्या है, लड़की बुला रहे हैं, उसके साथ कुछ कर भी नहीं रहे हैं और उसे 5,000 रुपए भी दे रहे हैं, मतलब इनके पास तो बहुत पैसा है। अब कार्तिक की पोस्ट ही ऐसी थी, ऐसे पद पर तैनात था कि कार्तिक को रुपए पैसे की तो कोई कमी नहीं थी और उनकी उम्र इस वक्त 38 से 40 वर्ष की थी। शामू को कुछ समझ में नहीं आ रहा था। शामू अपनी पत्नी से इस बारे में बात करता है। उसकी पत्नी जब उससे पूछती है क्या बात है, क्यों परेशान लग रहे हो, अपनी पत्नी से कहता है कि यार वो निशा निशा उसकी पत्नी का नाम होता है, कि तुमने भी देखा था इनके पहले जो साहब रहते थे वो भी हर तरह की अय्याशी करते थे, शराब और लड़कियां सब कुछ मैं उनको ला करके देता था। वो कहती है हाँ मुझे तो सब पता है। वो कहता है लेकिन ये जो साहब आए हैं, जब इन्होंने कल मुझसे कहा कि हाँ मुझे भी ला करके दो लड़की, मुझे लगा ये भी उसी तरह के अय्याश व्यक्ति हैं, लेकिन यार ये तो कुछ अलग ही मामला समझ में आ रहा है। जब वो पूछती है कि क्या बात है तो उसे पूरी कहानी सुनाता है कि ऐसा हुआ था, लड़की मंगवाई थी और उसने उसे हाथ भी नहीं लगाया और सुबह उसे 5,000 रुपए भी दे दिए। निशा का भी सर चकरा जाता है कि साला ये क्या मामला है, लेकिन अब कहीं ना कहीं शामू को उस लड़की पर भरोसा नहीं हो रहा था। वो कहता है ये कैसे संभव है। अब अगले दिन भी बिल्कुल वैसा ही होता है। कार्तिक शामू से कहता है, शामू कहता है ठीक है साहब। शामू फोन करके लड़की को आज भी बुला लेता। शामू खुश था कि मुझे तो आज भी 1,000 रुपए मिलेंगे। अगली रात भी लड़की हाजिर हो जाती है। रात को फिर वही किस्सा होता है, कार्तिक खाता है पीता है सो जाता है, लड़की ऐसे ही साथ में सोई रहती है। अगली सुबह फिर कार्तिक उठता है और फिर लड़की के हाथ में 5,000 रुपए दे देता है। लड़की फिर आज पैसे लेकर कार्तिक की तरफ बड़े आश्चर्य से देखती है, लेकिन कुछ पूछने की उसकी हिम्मत नहीं पड़ती। वो फिर निकलती है, शामू के क्वार्टर में जाती है, बोलती है शामू आज तो फिर वही हुआ, ये मामला क्या है, मुझे तो कुछ भी समझ में नहीं आ रहा। खैर मुझे इस सब से क्या लेना देना, मेरा तो ये काम ही है और बिना कुछ मेहनत किए बिना कुछ काम किए अगर मुझे पैसे मिल भी रहे वो भी 2 गुने, ये रख तू अपने 1,000 रुपए, मैं चली, फिर जरूरत पड़े तो कॉल कर लेना। इतना कहकर वो तो चली जाती है। अब शामू तो पूरा पागल हो चुका था।
और उसकी घरवाली निशा भी पागल हो चुकी थी। ये मामला क्या है? 2 दिनों में इस आदमी ने 10,000 रुपए उड़ा दिए और लड़की को हाथ तक नहीं लगाया। कार्तिक साहब की इस प्रकार की हरकत का दोनों पति पत्नी की समझ में कुछ भी नहीं आ रहा था। अब शामू ठान लस क्या है, इसकी गहराई तक तो मैं पहुंच के रहूंगा। अब अगली बार जब भी साहब उस लड़की को बुलाएंगे तो मैं रात में छुपकर पूरा माजरा अपनी आंखों से लाइव देखूंगा कि कौन सही बोल रहा है और कौन गलत, और क्या सच है। 2 दिन तो ऐसे ही बीत जाते हैं, लेकिन चौथे दिन कार्तिक फिर से लड़की बुलाने के लिए कहता है। फिर से लड़की आती है। अब इस रात को लड़की अंदर जाने के बाद शामू जो होता है अपने देखने का, उसने खिड़की से पहले ही पूरा इंतजाम कर रखा था और वो उस रात को वहां पर 2 से 3 घंटे तक खड़ा रहता है। 3 घंटे खड़े रहने के बाद अंदर देखता रहता है और सारा मामला यानी रात कार्तिक और लड़की के बीच में जो कुछ भी हुआ या नहीं हुआ ये सब देखकर शामू को अब समझ में आ गया था कि लड़की जो बोल रही थी वो एकदम सही बोल रही थी। ये कुछ भी नहीं करता, ये नामर्द है या क्या है पता नहीं। वो लड़की भी सो जाती है, साहब भी सो जाते हैं। सुबह उठकर साहब फिर 5,000 रुपए उसको देते हैं। वो फिर शामू को जाकर 1,000 रुपए देकर चली जाती है। अब शामू को पक्का यकीन हो चुका था कि साहब में कुछ ना कुछ कमी है। पता नहीं इनका कैसा और क्या शौक है कि इनको बस औरत के साथ सोना है, करना कुछ नहीं है, और सोने के 5,000 रुपए मिल रहे हैं। अब शामू की नजर 5,000 रुपए पर आ चुकी थी। उसे लग रहा था कि ये जो लड़की आती है बिना कुछ किए 5,000 रुपए उसे मिल जाते हैं, ये 4,000 रुपए ले जाती है, मुझे तो सिर्फ 1,000 रुपए मिलते हैं, और ये बिना मेहनत के 4,000 रुपए ले जाती है। ऐसा कौन सा दिमाग लगाया जाए कि पूरे के पूरे 5,000 रुपए मेरे ही पास रह जाए, क्योंकि सैलरी उतनी थी नहीं, सपने बड़े बड़े थे, कोई भी खरीदना चाहता था। पत्नी भी गहनों के लिए अक्सर लड़ा करती थी, उसे गहने नहीं दिला सकता था। अब उसे लगा कि कार्तिक एटीएम के तौर पर उसे नजर ना आने लगा, तो वो ये सोचने लगा कि ऐसा क्या जुगाड़ बिठाऊं कि ये कार्तिक साहब जो पैसे देते हैं ये पैसे सारे के सारे मेरे पास आ जाएं। इसी उधेड़बुन में होता है कि निशा भी आकर उसके पास बैठती है और वो निशा से ये सब चीजें डिस्कस करता है। अचानक से उसके दिमाग में एक आइडिया आता है और वो अपनी पत्नी से कहता है कि निशा, अगर एक बात तुमसे कहूं तो बुरा तो नहीं मानोगी, गुस्सा तो नहीं करोगी? निशा कहती है, हाँ जी कहिए, क्या बात है? वो कहता है, मैं सोच रहा हूं कि वो लड़की आती है और बिना काम के 5,000 रुपए लेकर के चली जाती है, हमें मिलते हैं सिर्फ 1,000 रुपए। अगर ये पूरे के पूरे 5,000 अगर हमें मिले तो अगर साहब ने 1 महीने में 10 बार भी उस लड़की को बुलाया तो रुपए बनते हैं 50,000। 50,000 महीने के कहां से आते हैं निशा? अब निशा भी सोचती है कि हाँ बात तो सही कर रहे हैं, लेकिन ये पूरे पैसे हमें कैसे मिल सकते हैं? तो शामू थोड़ा सा झिझकते हुए कहता है कि निशा देखो, बुरा ना मानो तो एक बात कहूं, अगर उस लड़की की जगह अगर तुम्हें भेज दूं? तो निशा सुनते ही सुन्न हो जाती है। ये क्या कह रहे हैं आप? गैर मर्द के पास मुझे भेजेंगे? वो कहता है, अरे वो कुछ करता थोड़े भी है, उससे कुछ नहीं होता। वो तो सिर्फ तुम्हें वहां जाकर सोना है, सुबह उठकर अपने घर आ जाना है, और किसे पता चलेगा तुम्हारे, मेरे और साहब के अलावा यहाँ है कौन? अब निशा के दिमाग में भी ये बात घुसने लगती है। कहती है, बात तो आपकी सही है, सोना ही तो है, चाहे वहां पर सोऊं चाहे अपने घर में सोऊं, क्या फर्क पड़ने वाला है? और वहां जाकर सोने के अगर 5,000 रुपए मिल रहे हैं तो क्या दिक्कत है? अब सोने के लिए निशा मान जाती है, हाँ कह देती है। अब शामू को बस साहब की रजामंदी चाहिए थी। अब 1 दिन के बाद साहब फिर से आदेश करते हैं कि उस लड़की को बुला लो। तो शामू अब अपनी स्कीम लगाता है, गेम खेलता है, और साहब से कहता है कि साहब वो लड़की तो आ नहीं पाएगी। और जब उससे कार्तिक कारण पूछता है तो वो कहता है कि वो कहीं बाहर गांव गई हुई है, उसने मुझे जाने से पहले ही कॉल कर दिया था कि अभी मैं 15-20 दिन 1 महीना मैं यहाँ नहीं हूं, मैं अपने गांव जा रही हूं। तो अब कार्तिक कहता है, तो फिर अब क्या, मुझे तो लड़की चाहिए।
शामू कहता है, साहब ये तो बड़ी दिक्कत वाली बात है, मेरे पास तो बस वही एक थी, अब मैं कैसे करूं और मैं क्या करूं? कार्तिक कहता है, मैं नहीं जानता शामू, ये तुम्हारी जिम्मेदारी है, ये तुम्हारा काम है, अपने साहब की सेवा करना और मेरी हर डिमांड को पूरी करना। और तुमने कहा था कि साहब जिस भी चीज की जरूरत पड़ेगी मुझे कहना, मैं पूरा करूंगा। तो अब मुझे जरूरत है, तुम कहीं से भी लाओ, मैं नहीं जानता, मुझे तो चाहिए, मुझे ला करके दो। अब शामू अपना पासा फेंकता है और कहता है, सर मुझे तो आपकी सेवा करनी है, मैं तो अपनी जबान पर अब भी कायम हूं, लेकिन अब मेरे पास दूसरा तो कोई रास्ता नजर नहीं आता। लेकिन हाँ साहब, आप मेरे साहब हैं, मैं आपका नौकर, मैं आपको नाराज कैसे कर सकता हूं? आपके लिए बस मैं एक बलिदान दे सकता हूं, अगर आपको बुरा ना लगे और अगर आप इसके लिए तैयार हो। ये सुनकर कार्तिक के कान खड़े हो जाते हैं। कार्तिक कहता है, क्या बात है, क्या कहना चाहते हो, बोलो। शामू कहता है, साहब अगर गलती हो तो माफ कर देना, की रजामंदी हो, आप चाहें तो मैं अपनी पत्नी को भेज सकता हूं, वो आपको अपनी सर्विस दे देगी। जो रुपया पैसा आप उस लड़की को देते हैं वही मेरी घरवाली को दे देना। अगर आप हाँ बोलते हैं तो मैं जाकर उससे बात करता हूं, वैसे मानेगी तो नहीं, पर अब किसी ना किसी तरह से मनाने की कोशिश करूंगा, साहब खास आपके लिए। कार्तिक 2 मिनट तो शांत रहता है और कहता है, ठीक है, आप क्या कर सकते हैं जब वो है ही नहीं, और मुझे तो कोई ना कोई चाहिए। ठीक है, जाओ बात करो और भिजवा दो। खुश हो जाता है, भागते हुए घर आता है। घर जाने के बाद निशा को बताता है और कहता है कि निशा तुम जल्दी से तैयार हो जाओ, साहब मान गए हैं, आज रात तुमको वहां जाना है और सुबह बस 5,000 रुपये लेकर आ जाना, अब हमारा काम बिल्कुल सेट है। निशा कहती है, ठीक है। ये इधर खाना वाना खाते हैं, उधर कार्तिक साहब भी शराब वगैरह पीने के बाद अपना डिनर करते हैं, और ये दोनों भी खाना खाने के बाद रात 10 बजे शामू निशा को गेट पर छोड़ के लौट आता है। गेट नॉक होता है, खुलता है तो सामने साहब के निशा खड़ी थी, कार्तिक के सपनों की रानी, जिससे कार्तिक रोज सपने देखा करता था, और जब से उसे देखा था उसे ना दिन में करार था ना रात को चैन था। अब वही निशा उसके सामने इस वक्त दरवाजे पर खड़ी हुई थी। वो उसे अंदर ले जाता है, अंदर ले जाने के बाद दरवाजा बंद कर देता है, और निशा जब जाकर बिस्तर पर बैठती है तो कार्तिक भी जा पहुंचता है, और उसके बाद निशा ने जो सोचा भी नहीं था, शामू ने भी जो सोचा भी नहीं था, वो होता है। आगे बढ़ने से पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो लाइक करना बिल्कुल ना भूलें, और समाज में हो रही ऐसी ही दिल दहला देने वाली घटनाओं से रूबरू होते रहें, ताकि आप भी सावधान रह सकें। आइए वापस चलते हैं इस घटना की तरफ। कार्तिक जो होता है वो उस पर भूखे भेड़िए की तरह टूट पड़ता है। निशा को आश्चर्य हो रहा था, उसे तो समझ में नहीं आ रहा था कि ये क्या हुआ। जो कहानी मैं सुनती आ रही थी ये तो सब उसका उलट ही दिख रहा है। ये तो मुझ पर भूखे भेड़िए की तरह टूट पड़ा, और वो कुछ कर भी नहीं सकती थी क्योंकि वो अपनी मर्जी से वहां पर आई थी, पैसे के लिए आई थी, और अब वो जो होना था अब वो तो उसे रोकने का सोच भी नहीं सकती थी। जो नहीं होना था वो सब कुछ होता है। कार्तिक जो होता है वो सारी रात उसे सोने नहीं देता और ना खुद सोता, उसके जिस्म को तोड़ के रख देता। सुबह जब होती है तो वो उसके हाथ में भी 5,000 रुपए रख देता है और वो वहां से चली जाती है, और उसके बाद कार्तिक के चेहरे पर एक बड़ी मुस्कान आती है, क्योंकि ये जो जितना भी खेल था ये सब कार्तिक ने, ये सारा खेल सिर्फ और सिर्फ शामू की पत्नी निशा को अपने बिस्तर तक लाने के लिए किया था। उसीलिए उसने 3 बार उस लड़की को बुलाया और बिना छुए उसे पैसे देकर वापस भेजा, ताकि शामू इस लालच में आए और लालच में आकर खुद से अपनी पत्नी को कार्तिक के पास भेजे। कार्तिक मन ही मन मुस्कुरा रहा होता है कि नितिन तो बेवकूफ था जो इनको अपने झांसे में नहीं ला पाया, और उसने जो भी किया था उसके बाद आखिर डर के मारे उसे माफी मांगनी पड़ी, और मैंने दिमाग लगाया, और दिमाग लगाकर मैंने वो सब कुछ पा लिया जो मैं पाना चाहता था। पैसा तो देना ही था, पैसे का उसे गम नहीं था, लेकिन वो जो पाना चाहता था उसने पाया।
कहानी यहीं पर ख़त्म नहीं होती दोस्तों, अब आगे की कहानी सुनिए। आगे होता ये है कि ये सिलसिला जो चला, तो अब निशा भी इतनी शातिर थी, निशा को जैसे ही हाथ में पैसे मिले और एक स्त्री होने के नाते उसने रात को जो फ़ील किया था, जो एहसास उसने किया था, वो उसे शामू कभी नहीं दे पाया था। वो सुख, वो तृप्ति, जो जिस प्रकार से तृप्त उसे कार्तिक ने किया था, अब उसे उसे वो भी चाहिए था, और उसे पैसे का भी लालच लग चुका था। वो जाती है और शामू को कुछ नहीं बताती, वो बस इतना ही कहती कि हाँ, बस मैं गई थी और सो गई, और सोने के बाद सुबह उठी, साहब ने पैसे दिए और मैं आ गई। अब शामू भी खुश था, कार्तिक भी खुश था, और निशा भी खुश थी। अब ये जो सिलसिला चल पड़ता है, हर 2-3 दिन में जब भी कार्तिक कहता, निशा आ जाती। और अब उसके बाद कार्तिक ने अगला गेम खेला और इससे शामू को कहा कि शामू, इतने पैसे देने इस काम के लिए अब ये मुझे अखरने लगे, या तो मैं ये काम बंद कर दूंगा, या तुम महीने के बांध लो पैसे, महीने के 25-30 हज़ार मुझसे ले लेना और ये काम बदस्तूर चलने दो। शामू को तो कोई एतराज नहीं था, भागते भूत की लंगोटी सही, सारे पैसे हाथ से निकल जाएं, तो उससे अच्छा 30,000 रुपये भी ले लेगा तो वो भी ठीक है, तो उसे तो कोई दिक्कत थी नहीं। वो तो अपनी सोच से ही चुका था और लालच में आ चुका था। उसकी पत्नी भी चरित्र से गिर चुकी थी। अब यही चलता रहता, लेकिन इसी बीच होता क्या है, जो शामू है, उसकी जो एक बहन गांव में रहा करती थी, उसकी उम्र थी 20 साल। वो भी अब घूमने के लिए अपने भाई शामू के यहाँ आ पहुंचती है। अब वो शामू के यहाँ आकर पहुंचती है तो शामू और निशा जो होते हैं, अब टेंशन में आ जाते हैं कि अब ये आ गई है, अब ये जितने दिन भी यहाँ पर रहेगी तो उतने दिन हमारा काम आगे कैसे चलेगा। साहब बुलाएंगे तो निशा कैसे जा पाएगी, क्योंकि रात को अगर घर से भाभी गायब है तो बहन तो सवाल पूछेगी कि भाभी कहाँ गई, तो क्या बताऊंगा, क्या जवाब दूंगा। खैर, उसका भी तोड़ शामू निकाल लेता है कि वो अपनी बहन से कहता है कि बाजू का जो एक क्वार्टर है साहब का, वो क्वार्टर खाली है, साहब गांव गए हुए हैं, इसलिए वहां पर रात को किसी ना किसी को सोना होता है, और मुझे यहाँ पर साहब की सेवा करनी होती है, इसलिए मैं तो वहां जा नहीं सकता, इसीलिए तुम्हारी भाभी वहां जाकर सोती है और उस क्वार्टर की रखवाली करती है और सुबह उठ करके आ जाती है। बस 2-3 दिन में एक बार जाना होता है। उसकी बहन तो ध्यान नहीं देती, कहती है अच्छा ठीक है, चल रहा होगा, इनका इसी प्रकार का काम है। लेकिन इसकी बहन जो होती है वो भी एक नंबर की तेज लड़की थी, बहुत चालू किस्म की लड़की थी। जिस गांव में वो रहती थी वहां पर भी वो कोई सीधी सादी सभ्य किस्म की लड़की थी नहीं, थोड़ी अलग ही कैरेक्टर की वो भी लड़की थी, खेली खाई हुई थी, उसे भी दुनियादारी और ये सब चीजें बहुत अच्छे से समझ में आती थी। अब जब वो यहाँ पर आती है और उसके बाद जब वो दिन में, जो शामू की वाइफ होती है निशा, वो काम करने के लिए क्वार्टर के अंदर जाती है, तो ये भी उसके साथ चली जाती है। और जब ये उसके साथ वहां पर जाती है तो कार्तिक जो होता है वो ये ध्यान देती है कि कार्तिक जो है वो निशा पर हर टाइम खा जाने वाली नजरों से उसको देखता है। जब भी काम करती है, कुछ उठाने के लिए झुकती है, झाड़ू लगाने के लिए झुकती है, पोछा लगाने के लिए झुकती है, आगे से लेके पीछे से कार्तिक जो होता है वो पूरी गंदी नजर से उसे देख रहा होता है, उसे खा जाने वाली नजर से उसे देख रहा होता है। और अब ये होने के बाद शामू की बहन पर भी उसकी नजर कुछ अच्छी नहीं थी, क्योंकि शामू की बहन भी देखने में काफी सुंदर और भरपूर लड़की थी। तो अब उसके आने के बाद उसकी नजर उस पर भी पड़ जाती है। और अब कार्तिक जो होता है वो प्लान बनाने लगता है कि अब किसी प्रकार से अगर ये भी मेरे नीचे आ जाए तो फिर तो जन्नत ही जन्नत है, मेरे दोनों हाथों में लड्डू होंगे। लेकिन अब उसके बारे में तो उससे बोल नहीं सकता था, वो शांत रहता है और मौके का इंतजार करता है। अब इसी प्रकार से 2 बार उसकी बहन के वहां रहते साहब को 2 बार निशा आकर के सर्विस देकर जा चुकी होती है। लेकिन एक दिन शामू की बहन को निशा के ऊपर शक हो जाता है। अब एक रात होता गया है जब निशा घर से निकल कर जाती है और शामू जो होता है वो शराब पीकर पहले से ही सो चुका होता है। तो ये इसकी बहन, जिसका नाम प्रीति होता है,
ये निशा का पीछा करती है कि ये कहाँ जा रही है, और जब वो देखती है कि ये दूसरे क्वार्टर में ना जाकर ये तो कार्तिक सर के क्वार्टर में जा रही है, तो उसके कान खड़े हो जाते हैं। वो समझ जाती है कि जरूर कुछ ना कुछ दाल में काला है, और क्या है ये मैं पता लगा के रहूंगी। और निशा के जाने के बाद वो जब इधर उधर क्वार्टर के चक्कर लगा के खिड़की से देखने की कोशिश करती है, और खिड़की से वो सब कुछ देखने में सफल हो जाती है जो उस कमरे के अंदर काम चल रहा होता है। कि मेरी भाभी जो बाहर से दिखने में इतनी शरीफ दिखती है, वो रात को इस कमरे में आकर के ये काला कारनामा करती है। और यही कारण है कि आजकल मेरा भाई जो है इतना मोटा पैसा कमा रहा है, जो इसने मोटरसाइकिल खरीद ली, और मेरी भाभी जो कान में सोने के झुमके और नाक में सोने की नथनी पहन रही है। अब समझ में आ रहा है ये पैसा कहां से आ रहा है। अब वो तो पहले से ही चालू किस्म की लड़की, उसके मन में भी लालच आ जाता है कि क्यों ना ये जो सब हो रहा है इसमें मैं भी पार्टनर बन जाऊं और मैं भी पैसा कमाऊं। अब प्रीति जो होती है वो डायरेक्ट अपनी भाभी से बात करती है और उसे कहती है कि देखो भाभी, तुम ये जो सब कुछ जो रही हो और तुम्हारा जो सब ये कर्म कांड चल रहा है, ये सब कुछ मुझे पता चल चुका है, और मैंने रात को अपनी आंखों से देखा है तुम्हारा लाइव शो। साहब के कमरे में तुम कैसे उचक उचक के तमाशा दिखा रही थी, वो सब मैंने अपनी आंखों से देखा। और अगर अपनी भलाई चाहती हो और ये चाहते हो कि ये बात किसी को भी ना पता चले, तो भाभी अब ऐसा है कि मुझे भी तुम्हारे इस खेल में शामिल होना और मुझे भी पैसे चाहिए। वो कहती है लेकिन तुम्हारे भैया, वो कहती है भैया को इस बात की भनक भी नहीं लगनी चाहिए, और अगर मेरी बात नहीं मानी तो मैं तुम लोगों को सबके सामने सरेआम नंग कर दूंगी, सबके सामने तुम्हारी पोल पट्टी खोल के रख दूंगी। घर में, जात समाज, रिश्तेदारी में कहीं दोनों पति पत्नी तुम मुंह दिखाने के लायक भी नहीं रहोगे। अब निशा जो होती है वो तो बुरी फंस जाती है, उसे समझ नहीं आता क्या करे। वो बात उसकी मान जाती है और कहती है ठीक है, मैं साहब से बात करूंगी। और अगली बार जब निशा कार्तिक से मिलने जाती है तो उससे प्रीति की बात करती है। कार्तिक की तो नजर पहले से ही थी, यही तो वो चाहता था। अब वो निशा को हाँ कह देता है, और इधर ननद भाभी, अब ये लोग दोनों प्लानिंग बनाते हैं कि भाई को पहले ही दारू पिलाकर टुन कर दिया जाए ताकि वो सो जाए और उसे कुछ पता ही ना चले, और रात को घर में कौन था कौन नहीं था उसी प्रकार से वही होता है, उसे जम के शराब पिला दी जाती है और निशा घर पर ही रुक जाती है और वो प्रीति को भेज देती है। वो जाती है, कार्तिक प्रीति के साथ भी संबंध बनाता है, मौज मस्ती फुल एंजॉय करता है, और दूसरे दिन सुबह वो सीमा के भी हाथ में पैसे दे देता और रवाना कर देता। अब इसी प्रकार से ये काम चलने लगा था। 1-1.5 महीने तक ये काम चला, लेकिन अब प्रीति और निशा में अनबन होने लगी, लड़ाई झगड़े होने लगे। निशा कहती मैं जाऊंगी, प्रीति कहती मैं जाऊंगी। इधर शामू को इस बात की कुछ भनक ही नहीं थी कि ये सब कुछ भी चल रहा है। वो तो सोचता है कि बस निशा जाती है और पैसे कमा करके लाती है। अब जब इन दोनों में अनबन बढ़ने लगी और इसकी भाभी ने तंग आकर कह दिया कि ठीक है, तुमको जो करना है करो, अपने भैया से भी तुम खुद ही निपटना। अब मैं भी तुम्हारे भैया को बता दूंगी कि तुमने मुझे जबरदस्ती डरा धमका कर तुम खुद जाकर उस कार्तिक के साथ में गलत काम कर रही हो। तुम्हारे भैया जाने और तुम जानो, जिसको बताना है बता दो, जो करना है करो, तुम भाई बहन जानो। मेरा क्या है, जहां तुम्हारे भैया रहेंगे, जहां ले जाएंगे वहां मैं भी चली जाऊंगी और मैं भी रहूंगी। अब इतना सब होने के बाद जो प्रीति होती है वो थोड़ा सा डर जाती है, लेकिन उसके बाद प्रीति जो होती है उसके दिमाग में कुछ अलग ही स्कीम चल रही होती है। वो बहुत ही शातिर किस्म की लड़की थी, साधारण लड़की तो वो थी ही नहीं। गांव में भी उसके कई लड़कों से अफेयर थे। अब वो एक लड़के को फोन करती है और उससे कुछ प्लान समझाती है, और प्लान समझाने के बाद वो लड़का शहर आ जाता है। और शहर पहुंचने के बाद एक रात जब प्रीति कार्तिक के पास कमरे में जाती है, और कमरे में जाने के बाद
उसके साथ में वो जो भी रंगरलियां मनाती है, जो भी कर्म कांड करती है, वो लड़का जिसको उसने गांव से बुलाया था वो वहां पर कैमरा लेकर आया हुआ था और उसने खिड़की से पूरा गजरा वीडियो जो था उनका शूट कर लेता। और अगले दिन जो प्रीति होती है वो अपने गांव के लिए रवाना हो जाती है। किसी को भनक तक नहीं थी कि प्रीति कितना बड़ा कांड करके वहां से जा चुकी है। प्रीति गांव जाती है और गांव जाने के बाद वहां से वो वीडियो जो होता है वो कार्तिक के मोबाइल पर सेंड करती है। जाते हुए वो कार्तिक का फोन नंबर लेकर के गई थी और कार्तिक को फोन किया जाता है वहां से दूसरे लड़के के द्वारा वो वीडियो कर और उसे ब्लैकमेल करके उससे 10 लाख रुपए की डिमांड की जाती है। अब कार्तिक जो था बुरी तरीके से फंस चुका था। 10 लाख सोचकर वो यहां तो पैसे उड़ा रहा था, लेकिन 10 लाख का अमाउंट सोचकर उसके भी पसीने छूट चुके थे। लेकिन फंस ही इतना बुरा गया था, अगर बात नहीं मानेगा तो नौकरी तो जाएगी, मान सम्मान भी जाएगा, और क्या करेगा, घर में परिवार में क्या मुंह दिखाएगा। आखिर मजबूरी में कार्तिक जो होता है वो मजबूरी में उन ब्लैकमेलर्स को, प्रीति को और उसके जो साथी होते हैं उनको 10 लाख रुपए दे देता है। और दोस्तों 10 लाख रुपए दे करके अपनी जान छुड़ाता है और उसके बाद वो तौबा करता है। वो ना तो निशा के चक्कर में और ना ही प्रीति के चक्कर में और उलझता है और जल्द से जल्द वहां से अपनी ट्रांसफर करवा कर किसी और शहर निकल जाता है। दोस्तों तो इस प्रकार से इन 3 लोगों ने जो था सोने के अंडे देने वाली मुर्गी को प्रीति ने एक ही बार में काट डाला और 10 लाख रुपए ले लिए। और यहां पर जो शामू और उसकी पत्नी निशा वो मुंह ही देखते रह गए और इस प्रकार से इस कहानी का अंत होता है। अब दोस्तों आप बताइए, क्या कार्तिक गलत था जिसने पैसे के लिए ये सब किया, लेकिन उसने किसी के साथ जबरदस्ती नहीं की, जो आया अपनी मर्जी से आया? या शामू गलत था जिसने पैसे के लालच में ये किया, लेकिन शामू को ये पता नहीं था कि अंदर हो क्या रहा है, वो तो सोचता था कि उसे सोना है और आना है। क्या निशा गलत थी? अब निशा गलत कैसे थी, क्योंकि उसे तो उसके पति ने ही भेजा था। क्या प्रीति गलत थी? प्रीति भी कैसे गलत थी, क्योंकि उसका भाई और भाभी खुद उसकी आंखों के सामने ये काम कर रहे थे। इस कहानी में गलत कौन था और सही कौन था, आप प्लीज कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। वीडियो को लाइक करके जाइएगा। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं फिर एक नई सच्ची कहानी के साथ। आप सब लोग अपना ख्याल रखें। जिंदगी जिंदाबाद।